Good morning students. Welcome you all in Shivaji Group of Institutions online classes. Students, before starting our today's class, let's take 1 minute relief. Okay? Take this position and start doing inhale and exhale process. Okay? Now close your eyes. Start. Inhale. Exhale. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Now get back to your position, open your eyes. Students, you have to do this process at least 10 times and try to hold your breath at least 10 seconds. Okay? And this will give you a type of relaxation and your mind will be relaxing. Okay? Your mind will be relaxed. Sorry. Okay? अब हम आते हैं आज हमारे टॉपिक पे। तो सबसे पहले दिस इज योर फर्स्ट पीरियड एंड दिस इज योर हिंदी लैंग्वेज पीरियड। दिस इज योर फर्स्ट पीरियड, दिस इज योर हिंदी लैंग्वेज पीरियड। आई एम योर हिंदी टीचर। ओके, तो स्टूडेंट्स टेक आउट योर हिंदी लैंग्वेज बुक, हिंदी व्याकरण स्वरांजलि। ओके, हिंदी व्याकरण बुक ओपन करिए, पेज नंबर 19। स्टूडेंट्स, इससे पहले की क्लास में दो कक्षाओं में मैंने आपको पाठ 3 शब्द विचार तथा उसके अभ्यास कार्य करा दिए थे और मुझे आशा है कि आपने परिभाषाएं भी याद की होंगी और अभ्यास कार्य भी कर लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 संज्ञा के बारे में। बच्चों, आप संज्ञा के बारे में जानते हैं ना? संज्ञा क्या होती है? आपने इससे पहले की कक्षाओं में पढ़ा भी है। तो संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये क्या होती है? संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात हमने यहाँ पे क्या सीखते हैं हम कि नाम, और किसके नाम? संज्ञा के किसके नाम? देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। और एक शब्द होता है प्राणी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी से हमारा आशय किसी भी प्राणी जिसमें प्राण हो, अर्थात जानवर, मनुष्य से भी है। ठीक है। तो संज्ञा क्या होते हैं? संज्ञा नाम होती है। किसके नाम होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब व्यक्ति क्या होते हैं? कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे राम, मोहन, ठीक है, लड़का आदि। वस्तु क्या होती है? मेज, पंखा, पेन, ठीक है, कुर्सी और भी वस्तुएं। बेटा, आप देखते हैं कि यहाँ पर अलग अलग प्राकृतिक चीजें भी हैं, कुछ अप्राकृतिक भी है जो मनुष्य ने बनाई है, मैन मेड है। तो वस्तुएं कुछ लिविंग, कुछ नेचुरल भी होती है, प्राकृतिक, और कुछ मैन मेड भी होती है। ठीक है, जैसे चट्टान है, पर्वत है, पहाड़ है, तो ये सब किस में आएंगे? वस्तु में आएंगे। इसके बाद होता है स्थान। स्थान जैसे किसी जगह का नाम हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, आपका स्कूल हो गया। भाव क्या होते हैं? जैसे ईमानदारी,
गाय, बैल और भी अन्य कोई भी, ठीक है। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा नाम है। किसका नाम? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब बच्चों आपने यहाँ पर एक चीज देखी इस बोर्ड में कि जब आप अपने पूरी प्रकृति में देखिए, अपने आसपास के वातावरण में देखिए, क्या आपको वातावरण में इन सब चीजों के अलावा भी कुछ दिख रहा है या देखते हैं? इस बारे में विचार करें। सभी व्यक्ति में ही आते हैं, कुछ वस्तुएं हम देखते हैं, स्थान देखते हैं, भाव देखते हैं, प्राणी देखते हैं। अर्थात हम क्या देखते हैं कि सभी के नाम। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं उन्हें हम किसी न किसी नाम से ही जानते हैं, और जो यही नाम है उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो सिंपल सा हमने आप सीखा कि जो भी नाम बताने वाले शब्द हैं, जिनसे किसी की पहचान होती है, वो क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। और इसी को हम दूसरे शब्दों में परिभाषा के रूप में कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम जानते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद के बारे में जानते हैं। आप संज्ञा के बारे में जानेंगे तो बच्चों संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आपने अपने पिछली कक्षा में संज्ञा के 3 भेद पढ़े थे, अब आपको 2 और पढ़ने हैं, ठीक है। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, फिर 4 है द्रव्यवाचक संज्ञा और है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। 5 नंबर है समूहवाचक संज्ञा। अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? इसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि संज्ञा क्या था, ये आपको पता चला। अब एक बात समझते हैं, जब आप किसी का नाम लेते हैं या आपने भी कहा कि सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो जब सब नाम ही संज्ञा है तो इन नामों में सब अलग अलग है, ये हम कैसे जानते हैं? ये हम उनमें भेद करके कैसे जानते हैं? तो उनमें कैसे भेद करते हैं? अगर हमारे पास 2 एक जैसे संज्ञाएं हैं तो हम क्या करते हैं? उन दोनों में से किसी एक को एक और विशेष नाम दे देते हैं और उसे एक स्पेशल विशेष नाम दे दिया, तो उससे हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं कि आप कक्षा में आप सब बच्चे पढ़ रहे हैं, 15 गर्ल्स हैं, 15 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। मैं कहूंगी विद्यार्थी उठ जाओ, विद्यार्थियों उठ जाओ। तो पहले मैंने बोला विद्यार्थियों, ध्यान से समझिएगा बच्चों, विद्यार्थियों। तो यहाँ पे सारे बच्चे उठ जाएंगे ना, या मैं कह दूं विद्यार्थियों ना कह के मैं कहूं विद्यार्थी उठ जाओ, विद्यार्थी उठ जाओ। जैसे बोला जाता है स्टूडेंट स्टैंड अप, तो कौन उठेगा? समस्या है हमारे पास, कौन उठेगा? क्योंकि विद्यार्थी में तो लड़का भी है और विद्यार्थी लड़की भी है। अब कौन उठेगा? तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे बोला विद्यार्थी, तो मुझे बताना चाहिए कि कौन उठेगा, ठीक है। तो मुझे और क्लियर करना चाहिए था, यानी मैंने क्लियर नहीं किया। अब मुझे क्या कहना चाहिए था? लड़का उठे या बॉय स्टैंड अप, लड़के उठ जाओ। अब यहाँ पे क्या है? मैंने कहा था 15 है, ठीक है, या मैं कहूँ लड़की उठ जाओ, तो भी अभी भी क्लियर नहीं है कि कौन उठेगा। अब देखिए ये विद्यार्थी शब्द क्या है? इस विद्यार्थी शब्द से हमें पूरे समूह का बोध हो रहा है, पूरी जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पूरी जाति का बोध हो रहा है, यानी सब एक समान है, विद्यार्थी है। लड़का भी बोला तो भी क्या है कि सारे सभी लड़का शब्द क्या है? सभी लड़कों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ये लड़कों की पूरी जाति का बोध कराता है ये शब्द। तो यानी मुझे क्या कहना चाहिए था? मोहन। अगर मान लीजिए मोहन नाम का कोई बच्चा पढ़ता है तो मुझे क्या कहना चाहिए था? मोहन खड़े हो जाओ। अब मोहन खड़ा होता है, इन विद्यार्थियों में से, लड़कों में से मोहन खड़ा होता है। और अगर मैं कहती महिमा खड़ी हो जाओ तो इन विद्यार्थियों में से, लड़की में से कौन खड़ा होता? महिमा। तो बस यही अंतर है किसमें? व्यक्तिवाचक में और जातिवाचक
जातिवाचक में। जो संज्ञा शब्द पूरी जाति का बोध कराते हैं वे क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा शब्द। जैसे लड़का, लड़की, आदमी, औरत, ठीक है, और गाय, भैंस, जानवर, पक्षी, चिड़िया, पेड़, ठीक है, जिनसे हम एक शब्द बोले और हमें क्लियर ना हो पाए कि ये किसके लिए है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि गांव चले जाओ या शहर चले जाओ, स्कूल चले जाओ, तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि किस शहर, किस गांव। ठीक है, तो ये शब्द भी क्या है? ये शब्द भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम इसको अलग अलग करें तो वाचक का मतलब होता है बताने वाला। जो संज्ञा शब्द पूरी जाति का बोध कराते हैं, जो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। और व्यक्तिवाचक, व्यक्ति का मतलब होता है पर्सन, यानी जब किसी एक स्पेशल, व्यक्तिवाचक मतलब विशेष, जब किसी हम एक का नाम ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक। उसी स्पेशल पर्सन की बात होने लगती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा था मोहन, या शहर के नाम में लिखूं कि कानपुर, देश जैसे अपना है भारत, ओके, और कोई लड़की का नाम होता है जैसे मान लीजिए गरिमा, ओके। तो अब आप व्यक्तिवाचक, जातिवाचक में अंतर समझ पाए। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति के गुण, दोष या अवस्था का जिन शब्दों से बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अपनापन, अपनापन क्या है? भाव है। ठीक है, मिठास, मिठास क्या है? भाव है। बचपन, बचपन क्या है? भाव है। और भाववाचक संज्ञा में क्या सबसे जो एक स्पेशल चीज होती है कि भाववाचक संज्ञा को हम ना तो टच कर सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, ना तो सॉरी देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, ना तो देख सकते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हमें सब दिखती हैं, जातिवाचक संज्ञाएं भी हमें दिखती हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञाएं मिठास है, अपनापन है, बचपन है, ये नहीं दिखता। जैसे अपनापन से एक वाक्य बनाया कि जब मैं उससे मिला उसने मुझे बहुत अपनापन दिखाया। तो अपनापन दिखाया उसे आप महसूस करेंगे, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते या छू नहीं सकते। या जैसे मिठास शब्द है तो आम में मिठास है, उदाहरण के लिए, तो आम आपने खाया, आपने महसूस की मिठास, लेकिन आप न तो उसे छू सकते हैं और न तो देख सकते हैं। समझ में आए? अब आते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है हम जानते हैं। इसके लिए आप पेज नंबर, बच्चों आप पेज टर्न कर देंगे। अब आपको पेज नंबर 20 में आ जाना है, पेज नंबर 20। आइए देखते हैं पेज नंबर 20। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द, द्रव्य को यम पदार्थ भी कहते हैं मटेरियल इंग्लिश में, ओके। तो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द क्या होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य, धातु या पदार्थों का ज्ञान होता है उन्हें द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक सिंपल सी बात है, वाचक का मतलब बताने वाला, और जो द्रव्य के बारे में बताया। द्रव्य का मतलब जैसे यहाँ पे कोई भी द्रव्य है, सोना पदार्थ हो गया, सोना, चांदी, ठीक है, लोहा, तांबा, ठीक है, दूध, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक है, जो मटेरियल के बारे में बताते हैं। पानी है, ठीक है। अब आते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह, समूह और वाचक, यानी वाचक यानी बताने वाला, समूह का मतलब कलेक्शन या ग्रुप, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे बताया था आपको विद्यार्थी समूह। विद्यार्थी क्या था? विद्यार्थी शब्द समूह था, लड़कों और लड़कियों की का एक समूह जब स्कूल में होता है, कक्षा में होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? विद्यार्थी। तो समूहवाचक शब्द कौन से होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से हमें पूरे समूह का बोध होता है, जो संज्ञा शब्द हमें पूरे समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे सेना, सेना क्या होती है? सेना कोई एक व्यक्ति थोड़ी ना होता है, व्यक्ति में कई सैनिक होते हैं और सैनिकों के समूह को सेना कहते हैं। जैसे होता है कक्षा, कक्षा, कक्षा क्या है? समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि जब हम बोलेंगे कक्षा, क्लास, तो ये क्या बताएगा? किसका समूह बताएगा? विद्यार्थियों का, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह कक्षा हो गया, ठीक है। और एक और शब्द होता है, जैसे मान लीजिए भीड़ है, भीड़ कहीं पर होती है, तो भीड़ का एक जब कई लोगों के समूह
जब खड़े होते हैं इकट्ठे तो उन्हें क्या कहते हैं? भेड़। तो बच्चों आपको समझ में आया कि संज्ञा क्या है? संज्ञा के 5 भेद हैं और पांचों भेद में हम किस प्रकार अंतर करते हैं। ठीक है, पांचों भेद कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। सभी संज्ञा के मैंने आपको उदाहरण बता दिए हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे एक लाइन आपको स्पेशल दी गई है कि कुछ विद्वानों के अनुसार जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनको भी लोग जातिवाचक ही कहते हैं। तो कुछ विद्वानों का अपना ये मत है। अब बच्चों आपको अगला टॉपिक दिया गया है भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। तो आइए अब हम देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं। ओके, तो मैंने बताया था भाववाचक संज्ञाएं क्या होती है? जब कोई आकार प्रकार नहीं होता है, इनको केवल अनुभव किया जा सकता है। अब देखिए कैसे हम इनका निर्माण कैसे होता है। हम कुछ शब्दों में प्रत्यय जैसे ता प्रत्यय जोड़कर, इमा प्रत्यय जोड़कर, पन प्रत्यय जोड़कर, आई प्रत्यय जोड़कर, वट प्रत्यय जोड़कर, त्व प्रत्यय जोड़कर, ई प्रत्यय जोड़कर और आपा प्रत्यय जोड़कर नए भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जब हम सरल में ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? सरलता। ठीक है, तो ये क्या है? सरलता शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और एक और इसका शब्द मान लीजिए जैसे गंभीरता। गंभीरता ता प्रत्यय रख के बनता है गंभीरता। ठीक है, दूसरा है इमा शब्द जोड़कर। काला में जब इमा छोटी ई और माँ जोड़ना जाता है तो क्या बन जाता है? कालिमा। ठीक है, कालिमा हो गया, लालिमा हो गया, भंगिमा हो गया, जैसे भाव भंगिमा होता है। ठीक है, पन शब्द जोड़कर, पन में जैसे अपना शब्द में पन लगाया तो अपनापन बन गया। ठीक है, बच्चा शब्द से बनता है बचपन, बचपन। ठीक है, आई मतलब कैसे? बड़ा आ और ई, जैसे ऊंचा में जोड़ा आई तो बन गया ऊंचाई। ठीक है, ऊंचा में जोड़ा आई तो बन गया ऊंचाई। ठीक है, और जैसे बड़ाई। ठीक है, ऊंचाई, बड़ाई, गहराई, लंबाई, अच्छाई, बुराई। सॉरी, बड़ाई नहीं बुराई होगा बुराई। बुरा में जुड़ेगा आई तो बनेगा बुराई। ठीक है, अब वट प्रत्यय जोड़कर जैसे थका हुआ, अब थका में अगर हमने वट जोड़ा तो थकावट। लिखा मतलब क्रिया है और लिखा में जोड़ा वट तो बन गया लिखावट। तो जैसे स्व में जोड़ा जाता है स्व यानी स्व अपना तो बन जाता है स्वत्व, अपनापन या अपना। ठीक है, लेकिन निज का मतलब भी होता है अपना, तो निजत्व, देवत्व। ठीक है, ये शब्द होते हैं। ई, बड़ी ई लगाकर क्या बनते हैं? जैसे दोस्त में हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? दोस्ती। तो दोस्ती शब्द बन जाएगा और दोस्ती क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चोर कैसा है? जातिवाचक संज्ञा है और चोर में जब हम बड़ी ई लगा देंगे तो बन जाएगा चोरी। तो ये बन जाएगा ई, यानी तो चोरी क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा बन गया। अब आपा। ठीक है, आपा में कैसे है? जैसे मोटापा, बुढ़ापा। मोटा में लगा तो बनता है मोटापा और बुढ़ापा। तो बच्चों ये कुछ भाववाचक संज्ञाएं हैं। बच्चों ये कुछ भाववाचक संज्ञाएं हैं जिन्हें हमने कुछ शब्दों से हमने भाववाचक संज्ञाएं बनाना सीखा। बच्चों इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? हमने संज्ञा के बारे में सीखा, संज्ञा के भेद सीखे कि संज्ञा के 5 भेद हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। शब्दों के अंत में त्व, ई, आई आदि शब्दांश जोड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। और मैंने इससे पहले एक लाइन बीच में बताई थी कि कुछ विद्वान द्रव्यवाचक संज्ञा और
So now students देखिए अब पेज नंबर 21 में आइए। यहाँ पे आपको अभ्यास दिए गए हैं और पूछा गया है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें। समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो बेटा समुदायवाचक संज्ञा को ही हम समूहवाचक भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे समुदायवाचक पूछा जाए या फिर समूहवाचक पूछा जाए, आपको समूहवाचक की परिभाषा लिखनी है और संज्ञा के कितने भेद है नाम लिखिए। तो संज्ञा के 5 भेद है और 5 भेदों के नाम, ये आपको प्रश्न उत्तर रफ कॉपी में करनी है। संज्ञा की परिभाषाएं और इनके प्रकारों की परिभाषाएं भी रफ कॉपी में लिखकर याद करनी है। इसके अलावा पेज नंबर 21 होमवर्क क्या है आपका, मैं यहाँ पर आपको होमवर्क मेंशन कर रही हूँ। होमवर्क से आपको क्या करना है, पाठ 4 पुनः पढ़िए। ठीक है, आप पुनः पढ़िए। मैंने बोला परिभाषाएं भी लिखें तथा समस्त अभ्यास कार्य करें। जो भी सही विकल्प है, रिक्त स्थान है, जो भी आपको दिया गया है, समस्त अभ्यास कार्य करें। ठीक है, पेज नंबर 21, 22, पेज नंबर 21, 22 आपको यहाँ पे 4 एक्सरसाइजेस दी गई, सही विकल्प और फिर संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए, उनके भेद लिखिए, ये भी करना है। फिर वर्ग का नहीं, उसमें गोला लगाना है। और ये एक रचनात्मक कार्य के दिया गया है कि खरगोश की टी शर्ट पर जो भी शब्द दिए हैं उन्हें आपको अलग अलग, तो इनसे आपको जातिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा शब्दों को लिखना है। सो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। डू योर ऑल एक्सरसाइजेस neatly and properly. Till then, we will meet again in our next class. Till then, bye bye. Hello students, this is your science period and I am your science teacher. Students, in our previous class, we learned chapter 3, Food and Health and some topics. Okay, so today, now I am going to explain you exercise. Okay, so let's color our exercise. Students, just take out your science book. This is your science book and open page number 40. Okay, and open page number 40. Okay, so students, in our page number 40, first exercise are given. Which of the following is a healthy food? Which of the following is a healthy food? Option are given: pasta, second is boiled rice, third is chowmein, and fourth is burger. So, which of the following is a healthy food? Pasta is not a healthy food. So, and next is boiled rice. It is a healthy food. Chowmein and burger, it is not a healthy food. So, right correct answer is boiled rice. Option B is right. Okay. So first is B, boiling rice. Okay, sorry, boiled rice. B is correct. Okay, and the second is junk food is high in vitamin, no, proteins and minerals. These are the options: vitamins, proteins, calories and minerals. So junk food is high in calories. Option C is the correct. Option C is correct is calories. Okay, so CALORIES, calories. Correct option is C. Next is which of the following is not a lifestyle disease? Okay, which of the following are not a lifestyle disease? Option are given: scurvy, obesity, diabetes and blood pressure. So students, which of the following is not a lifestyle disease?
lack of proper rest called as lifestyle disease. So which of the following is not a lifestyle disease? Option is scurvy, obesity and diabetes and blood pressure. So lifestyle disease example is obesity, diabetes and blood pressure. So our correct answer is scurvy. Scurvy is a deficiency disease. Okay, so right answer is scurvy. Okay, scurvy. And the fourth is, which of the following is a deficiency disease? Deficiency disease means disease that are caused due to insufficient nutrition and diet are called deficiency disease. Disease that are caused due to insufficient protein and nutrients in the diet are called deficiency disease. Examples
in your own word you all have to write this answer. Okay? So but as other causes it can be caused by a problem with your thyroid glands and called hypothyroidism. Okay? And next is the disease in children caused by protein deficiency. The diseases in children caused by protein deficiency, lack of protein, kwashiorkor. Okay? Third answer is lack of protein. So kwashiorkor. KWASHIR. Okay? Okay, lack of protein, the children disease, lack of protein, kwashiorkor. Okay, so symptoms is swelling of the stomach and legs and stunted growth and discolored hair. Okay, and the next is carrot is a rich sources of vitamin. Yes, because they also provide vitamin C, fluorides and vitamin K. Carrots are rich sources of vitamin because they also provide vitamin C and vitamin K1. Okay, and fluids. So you all have to write in your own word. Okay, so students, next is answer the following questions. Okay, you provide in your notebook, name the following question, and our exercise is completed. I hope you all are complete this exercise in your book and in your homework. In your homework, in page number 40 and 41, completed exercise. Complete exercises. Okay.
dunes. Winds, flowing in the desert. In the desert from hills. Okay? From hills. This is a word of sand dunes. Once again, I am repeating this definition. Winds blowing in the desert from hills. This is a word of sand dunes. Okay? Start. Oases are small pools of water that spring up and some places in the desert. They flow around an oasis. Most of the deserts are located in the western side of continent, are on the leeward side of mountain. Some of the famous deserts of the world are the Great Sandy Desert in Australia. Famous desert ones are Great Sandy Desert in Australia. कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में. Okay. The Patagonia in South America, the Sahara in the Africa. Okay. The Sahara in Africa. Asia. Okay. Now, next topic in this chapter, plains. A plain is a flat, low-lying area. Plain is a flat, low-lying area, and it is also called a lowland. Also क्या कहते हैं? Lowland. Lowland. Okay. They can be leveled or slightly hills in a valley. A plain is enclosed on two sides, but in some other cases, a plain may be surrounded by a complete or partial ring of hills and mountains. Plains mostly have gentle slopes. Usually, they have been formed by rivers and their tributaries, as in the case of northern plains of India. Rivers carry sand, silt, and clay. You know that as the rivers flow down, these can be deposited on their banks over the time. Plains are formed by these deposited. The northern plains of India have been formed by the river Ganga. Okay, and its tributaries of plains are so the sea and coast, whereas some other are in the interior region. Plains are most populated than mountains and plains. Importance of plains. These are some points. See here. Some points. Importance of plains. First of all, strengths. Soil in plains is fertile and ideal for farming. Now, second point is there, due to flat surface, it is easy to build roads, railways, and canals, etc. in the plains.
the plains. Now, next, due to all these facilities, most big cities and towns are situated in the plains. Friends, you know that a river is a natural stream of water, okay, that flow towards an ocean, it's like a lake, sea, and another river. From the place of origin to its mouth, a river passes through 3 stages. So, see here. First of all, a river passes through Students, here a river passes through 3 stages. First of all, upper course, second of all, the middle course, and third is all, the lower course. Once again, I am repeating these sentences. A river passes through 3 stages. First of all, the upper course, second is all, the middle course, and third is all, the lower course. Okay? In the upper course, see here, in the upper course, the speed of the river is very high and it carries less volume of water. The river cuts a deep valley along the way to form canyon, waterfalls, and rapids. In the middle course, see, the river reaches the mountain and enters the plain. Here the speed of the water increases and the river develops loops which are called meanders. River Ganga has a meandering course between Allahabad and Varanasi. In the lower course, see, the river flows towards a large water body such as sea and ocean. The speed of the river is very slow and it's divided into many channels. This forms a triangular delta near the mouth. Okay, so students, complete this chapter, chapter 4. Some points here in this chapter. First point is here, mountain, plateaus, plains, desert, and river are the main relief features on the earth. Second point is here, mountains are the highest land forms. Many of them are merged to form the mountain range. Now, the third point is here, plateaus are high lands with a flat top. Next point is here, flat and low-lying lands are called plains. They are thickly populated. Now, next point is here, deserts are very dry regions which receive little or no rainfall. Okay. Last point in this chapter, a river passes through 3 stages: upper course, middle course, and lower course. So, students, complete this chapter 4. Okay, and note down homework. Revise